आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल हमारी आवाज में। 26 जनवरी 1950 को देश का दस्तूर यानी संविधान लागू हुआ। इस दस्तूर में सबको बराबरी का हक दिया गया ताकि सब आगे बढ़ें और मुल्क की तरक्की कर सकें। लेकिन क्या दस्तूर हिंद में लिखी गई बातों पर हकीकत में हुकूमतें और अफसरान अमल भी करते आए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुल्क की अक़लियत में सबसे बड़े तबके यानी मुसलमानों की तरफ से अक्सर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। आज हमारी आवाज़ में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश होगी कि अगर मुसलमान आज़ादी के 70 बरस बाद भी तालीमी, सियासी और समाजी तौर पर पिछड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, खुद मुसलमान या फिर कोई और? छब्बीस जनवरी 1950 यही वो दिन था जब भारतीय संविधान या हिंदुस्तानी दस्तूर लागू हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए इस दिन की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। सबको बराबरी का हक देने वाले दस्तूर में कई बार संशोधन या तरमीम भी हुई, लेकिन जो हक हमारे संविधान ने हमें दिए उन्हीं की बदौलत आज हमारा मुल्क न सिर्फ दुनिया में पहचान बना पाया, अलबत्ता सबको इस दस्तूर पर फख्र करने का भी मौका मिला। संविधान कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं, उनके साथ जाति, मजहब, जगह की वजह से कोई तासुब नहीं किया जा सकता। भारत सही मायनों में दुनिया के उन बहुभाषीय और जाति बहुल समाजों में है जहाँ न सिर्फ अलग अलग मजहब, ज़बान और रवायतों के लोग रहते हैं, बल्कि दुनिया में मौजूद करीब करीब सभी मतों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। हिंदुस्तानी दस्तूर को बनाने वाले भी इस हकीकत को जानते थे, इसलिए संविधान बनाने में काफ़ी उदार रवैया अपनाया गया। लेकिन दस्तूर लागू होने के करीब 67 साल के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई हुकूमतें भी इस दस्तूर की बातों पर अमल करती हैं? और क्या जो हक मुल्क में अल्पसंख्यक, आदिवासी या दूसरे पिछड़ों को दिए गए हैं वाकई उनको वो मिल भी पा रहे हैं? क्या हम उसी राह पर चल रहे हैं जैसा संविधान में लिखा है? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दशकों के हालात वाकई सोचने को मजबूर करने वाले हैं। जो हालात नजर आते हैं उसे देखकर लगता है कि हुकूमत कागजों पर तो दस्तूर के मुताबिक ही चल रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत इससे परे नजर आती है। इसकी वजह साफ है कि अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहां एक बड़ी लकीर खिंचती दिखाई देती है, या हुकूमत को काम करने की जरूरत थी लेकिन हो नहीं पाया। हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारी जो हुब्बे वतनी है वो प्रूफ करो। ये बड़े शर्मनाक है। आज जैसे लोग हैं वो लोग जिस तरह से माहौल इस मुल्क में बना रहे हैं, जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से हर बातों में इंटरफेरेंस हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में इंटरफेरेंस हो रहा है, उससे लगता है कि मुसलमान यहाँ बहुत ही तकलीफ़ में है। आज सियासी, माशी और तालीमी एतबार से पुश टू दी वॉल है, एकदम मार्जिनलाइज करके हाशिए पे दीवार के सारे खड़े कर दिए गए हैं। जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, इन हुकूमतों ने उन दस्तूर के उन हुकूक के मुताबिक तमाम तबकात के एम्पावरमेंट के लिए जिस तरह काम करना चाहिए था वो नहीं किया। हिंदुस्तानी दस्तूर बनाते वक्त संविधान सभा के सदस्यों ने उसके अहम बिंदुओं पर संजीदगी से चर्चा की। दस्तूर में कहा गया कि सभी लोगों को उनके विवेक, राय और मजहब को लेकर आज़ादी का हक मिलना चाहिए। इसमें मजहब तब्दीली की आज़ादी या फिर अपने मजहबी यकीन के हिसाब से इबादत, पढ़ाई या अभ्यास की आज़ादी को शामिल किया गया। लेकिन नज़र आता है कि अल्पसंख्यक, आदिवासी या दूसरे पिछड़े समुदायों की बड़ी आबादी आज भी अपनी तकदीर नहीं बदल पाई है।
तालीम, सियासी नुमाइंदगी, सेहत और तमाम दूसरे मामलों में ये आबादी आज भी खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती है। इस सब के बीच इस पर भी बात होना जरूरी है कि आज़ादी के बाद से ही अब तक मुल्क में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी यानी मुसलमान कितना बदला है, वो खुद को पिछले 70 बरस में कहाँ पाता है। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दस्तूरी निज़ाम में हक मिलने के बाद भी मुसलमान खुद को पिछले 70 बरस में मजबूत नहीं कर पाया। वो आज भी तालीम में पिछड़ा है, सियासी हिस्सेदारी भी उसकी बेहद कमज़ोर नज़र आती है। भारत में करीब 15% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन हर फील्ड में हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ धोखा सा लगता है। मुल्क को आज़ाद हुए 70 बरस हो गए, लेकिन मुसलमानों के हालात में बड़ी तब्दीली हुई हो ऐसा नज़र नहीं आता, बल्कि गुजरते वक्त के साथ साथ मुसलमानों की परेशानी भी बढ़ती गई। एक वक्त था जब सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की खासी तादाद हुआ करती थी, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि अब सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बेहद कम हो गई है। लेकिन हुकूमत कहती है कि मरकजी हुकूमत के दायरे में आने वाली नौकरियों में करीब 7% अल्पसंख्यक नौकरी कर रहे हैं। आज़ादी से पहले के हिंदुस्तान में जितना मुसलमानों ने तरक्की की थी, चाहिए तो ये था कि आज़ादी के बाद मुसलमान बड़े मैदान में आगे आते, उनकी नौकरियों में भी हिस्सेदारी होती, तिजारत में भी उनकी हिस्सेदारी होती, लेकिन ये सब नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को भी ये जिम्मेदारी है उनकी कि किस तरह मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो, किस तरह वो मेन स्ट्रीम में आए, किस तरह उनको और सारी सहूलियात के साथ जोड़ा जाए, ये जिम्मेदारी बनती है। तालीम के हालात बेहद ख़राब। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के जो आंकड़े सामने आए थे उसमें कहा गया कि आज भी मुसलमानों में 6 से 14 वर्ष के 25% मुस्लिम बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 25 छात्रों में से सिर्फ एक छात्र मुस्लिम है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 50 छात्रों में सिर्फ एक मुस्लिम छात्र है। लड़कियों के हालात और ज़्यादा ख़राब है। अभी भी बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या दूसरी हायर एजुकेशन तक पहुंच पाती है। एजुकेशनली इतना वीक है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चे को तो स्कूल जाना ही नसीब नहीं हो रहा, पढ़ना तो दूर की बात है। और अगर जो लोग बच्चे किसी भी हालात में किसी भी तरीके से अगर स्कूल तक पहुंच जाते हैं तो उनके घर के अखराजात, उनके एक्सपेंसेस, फीस के और दूसरे उठाने के, उनके माँ बाप इतने वेल ऑफ नहीं है, इतने माशी मजबूत नहीं है कि वो उस खर्चे को उठा पाए, तो ड्रॉप आउट रेट है। सच्चर कमेटी ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों की हालात की निशानदेही की है और ये बताया है कि मुसलमान किन किन मैदान में पीछे हुए हैं। और इस हद तक ये निशानदही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कहती है कि मुसलमानों की हालत इस मुल्क में दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। अगर हमें अपने इस मुल्क में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए लाजमी है कि हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम दें। यही वजह है कि पिछले तकरीबन 15 सालों में मुसलमानों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी कायम की हैं, स्कूल कॉलेजेस भी कायम किए हैं, जिसके नतीजे में मुसलमान बच्चे तालीम के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़े हैं। नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बेहद कम। रिपोर्ट कहती है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बेहद कम है। IAS अधिकारियों में सिर्फ 3% मुसलमान हैं, IPS अधिकारियों में सिर्फ 4% मुसलमान हैं, IFS अधिकारियों में 1.8% और IRS अधिकारियों में तकरीबन 4.5% मुसलमान हैं। रेलवे में 4.5%, शिक्षा में 6.5%, होमगार्ड में 7.3% और पुलिस में सिर्फ 6% मुसलमानों की हिस्सेदारी है। दिक्कत सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग के भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। ऐसे राज्य जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, अगर वहां के हालात को देखा जाए तो आंकड़े कुछ यूँ नज़र आते हैं। आसाम में 11.2%, पश्चिम बंगाल में 4.2%, केरल में 10.4%, कर्नाटका में 8.5%, गुजरात में 5.1%, तमिलनाडु में 4.2%, बिहार और यूपी में मुसलमान अपनी अपनी आबादी के 1/3% सरकारी नौकरी में हैं। ये आंकड़े आबादी के हिसाब से बहुत कम हैं और इन सब से हम समझ सकते हैं कि हालात ज़मीन पर क्या हैं। सरकारी सतह पर मुसलमानों के साथ ज़रूर बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जुल्म और सितम के मामलात किए गए हैं। अफसोस की बात है कि आला से आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी सरकारी सतह पर मुसलमानों की तादाद 3% से आगे नहीं बढ़ पाई है। ये बात तो यानी हुकूमत ख़ुद तस्लीम करती है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमान तालीमी एतबार से, माशी एतबार से
और हर एतबार से सबसे ज़्यादा पिछड़ गए हैं। आज़ादी के बाद से ही रह रहकर ऐसे हालात बनते गए जब चुनाव के दौरान मुस्लिम वोट बैंक शब्द का जमकर इस्तेमाल होता। एक पक्ष मुस्लिमों की हिमायत करके वोट मांगता तो दूसरा मुखालफत करके। हालांकि ये सब कुछ चुनावी रैलियों, भाषण और बहस में ही सिमट कर रह जाता और चुनाव के बाद मुसलमानों की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि लड़कियों की तालीम में मुस्लिम समाज आखिर आज कहां खड़ा नजर आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल आप देख रहे हैं हमारी आवाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के बीच आखिर मुस्लिम बेटियां तालीम के मैदान में कहां खड़ी हैं, ये देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां आज भी इस मामले में काफी पीछे नजर आती हैं। सबसे कम शिक्षित मुस्लिम महिलाएं। आंकड़ों के मुताबिक जैन समुदाय का 25.65% हिस्सा ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा शिक्षित है, जिसमें 44.80% महिलाएं हैं। ईसाई समुदाय का 8.84% हिस्सा स्नातक या उससे ज्यादा शिक्षित है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 49.80% है। सिख समुदाय में यह आंकड़ा 6.39% है, जिसमें 49.90% महिलाएं शामिल है। बौद्ध समुदाय में 6.17% स्नातक में 38.15% महिलाएं हैं। वहीं हिंदुओं के 5.98% स्नातक में 37.5% भागीदारी महिलाओं की है, जबकि मुसलमानों में 2.75% स्नातक में 36.65% महिलाओं की भागीदारी है। यानी हालात मुस्लिम महिलाओं के मामले में भी बेहद खराब है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। जहाँ तक पर्दे की बात है तो हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए भी होते हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं। तो जहाँ पर अगर लड़कियाँ ही पढ़ती हैं तो वहाँ लड़कियों को तो कम से कम भेजा जाए, तो वहाँ पर्दे की तो बात ऐसी है ही नहीं। लेकिन हम सरकारों पे थोपते हैं, दूसरे पे थोपते हैं। हम माँ बापों को चाहिए कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। एक बच्ची का पढ़ने का मतलब गोया पूरे ख़ानदान का पढ़ना। सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों की पसमानदगी सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। यूपी से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, हालात सभी जगहों पर खराब मिलेंगे। माली हालात कमजोर होने की वजह से आज कई मामलों में मुसलमान पिछड़े हैं और सियासी तौर पर भी उनकी चमक बेहद फीकी है। सियासी तौर पर कमजोर मुसलमान जिम्मेदार कौन? हर चुनाव में भले ही मुसलमानों के नाम पर तो कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलकर वोट मांगने में राजनीतिक पार्टियां कोई मौका न छोड़ती हो, लेकिन सियासी एतबार से मुसलमान बेहद पिछड़ा है। मौजूदा लोकसभा में ही देखें तो 545 के सदन में मुसलमानों की मौजूदा आबादी लगभग 17 करोड़ के अनुपात में सदस्यों की संख्या करीब 75 होनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 23 मुस्लिम सदस्य है। यही हाल राज्यसभा, विधानसभाओं, विधान परिषदों, नगर निकायों, जिला परिषदों और पंचायतों का भी है। यहाँ भी आबादी के लिहाज से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की नजर नहीं आती। हाँ, सियासी इस्तेमाल हर पार्टी आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों का करती रही। आज़ादी के बाद देश के मुसलमानों को दूसरी कौमों की तरह तालीम, रोजगार और बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए था, मगर देश के हालात कुछ ऐसे बने जिससे न सिर्फ मुसलमानों में एक डर पैदा हुआ, बल्कि मुसलमान शिक्षा, रोजगार, तरक्की और बुनियादी ज़रूरतों को भूलकर अपनी इज्जत और जान की हिफाजत पर ध्यान देने लगा। देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी मुसलमानों के इस डर को खूब बनाया और राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के इस डर से मिलने वाले वोट से सत्ता पर काबिज होकर मजे लूटती रही। मगर सच ये है कि इस देश का मुसलमान कल भी परेशान सा नजर आता था और आज भी दिक्कत उसकी बढ़ी हुई है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर सियासी सतह पर आपके पास पूरी नुमाइंदगी है और आप गवर्नेंस का एक हिस्सा हैं, तो गवर्नेंस के तहत में हर चीज़ आती है। तालीम भी आती है, मईशत भी आती है, समाजियात भी आती है। हुक्मरानों की तालीम भी बेहतर हो जाती है
हुक्मरानों की मईशत भी बेहतर हो जाती है, उनका समाजी स्टेटस भी बढ़ जाता है। तो जब तक ये सियासी खला हमारा दूर नहीं होता, हम किसी भी दूसरे खला को पुर करने की तमाम कोशिशों के बावजूद नाकाम होते रहेंगे। चंद वजूहात इसके जो है वो बिल्कुल गिनाए जा सकते हैं। एक तो शुरू में ही जो मुल्क तकसीम हुआ था वो 10-15 वर्षों तक तो यहाँ के मुसलमानों पर ज़हनी तौर पर उस तकसीम का असर रहा, और जो पार्टियां बरसरे इक़्तिदार उस वक्त आई थीं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन कौमों की तरक्की यानी खुसूसन मुसलमानों की तरक्की के लिए जो भी स्कीमें बनाई गई उसमें कुछ न कुछ उनके स्कीम में खोट रहा है, उसका भी कुछ असर इस पर। आज़ादी के बाद से ही कई सरकारें बदली तो कई हुक्मरान भी बदले, मगर अफसोस मुसलमानों के हालात किसी ने नहीं बदले। राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जायजा लेने के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर कमेटी तो गठित की, मगर मुसलमानों के हालात सुधारने के लिए इन कमेटियों की सिफारिश किसी पार्टी ने लागू नहीं की। आज के तरक्कीशुदा दौर में भी अगर मुसलमान खुद को पिछड़ा और ठगा महसूस कर रहा है तो इसकी ज्यादातर जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर कहलाती है, जिन्होंने देश के मुसलमानों को वोट बैंक से ज्यादा न कभी समझा और न कभी अहमियत दी। ये बात सच है कि वादा खिलाफी जमकर हुई और आज भी हालात नहीं बदल पाए हैं, लेकिन इस सब के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि मुस्लिम समाज भी जिम्मेदार है, जो सिर्फ सरकार के भरोसे बैठा रहा और खुद अपनी बेहतरी के लिए आगे आकर कदम नहीं उठाए। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अगर सियासी तौर पर भी मुसलमान आज पिछड़े हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। सियासी तौर पर कोई भी कौम अगर मजबूत होगी तो उसके मुद्दे आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के मामले में नजर कुछ और आता है। ज्यादातर सियासी पार्टियां इन्हें वोट बैंक तो समझती हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से इन्हें सियासी नुमाइंदगी नहीं देती। यही वजह है कि आज सियासी तौर पर मुस्लिम तबका काफी कमजोर है। लेकिन क्या इस पिछड़ेपन के जिम्मेदार काफी हद तक खुद मुसलमान भी नहीं है? ये इसलिए क्योंकि देश के मुसलमानों ने कभी एकजुट होकर कौम की तरक्की के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और एक दुर्भाग्य रहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद कौम में कोई लीडर नहीं आया जो पूरे समाज के दर्द को समझता और कौम की आवाज़ बनता। मुसलमानों ने अपनी सोच बदलने और राजनीतिक पार्टियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए कभी एक अदना कोशिश भी नहीं की। इसलिए देश का मुसलमान आज़ादी के बाद से अब तक वोट बैंक बनकर इस्तेमाल होता आया है। अगर यही हालात रहे तो आगे भी देश का मुसलमान इसी तरह से इस्तेमाल होता रहेगा। मुसलमानों में कोई सियासी लीडर नहीं उभरा, और उसकी वजह क्या रही है तो नहीं कह सकते, लेकिन जब मौलाना आज़ाद थे तब भी मुसलमानों के लिए कोई ज़्यादा भला नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में दफ़ा 341 है, जिसमें पसमानदगी की बुनियाद पर, बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, गरीबी की बुनियाद पर कुछ रिजर्वेशन देने की बात की गई है। लेकिन दफ़ा 341 में भी ये लिख दिया गया है कि ये रियायतें मुसलमानों को नहीं मिलेंगी, क्रिश्चियंस को नहीं मिलेंगी। हम इसके लिए सिर्फ सरकारों को जिम्मेदार नहीं, खुद अपना भी आईना देखना पड़ेगा कि हम अपने इन हालत के लिए कितनी हद तक खुद भी जिम्मेदार हैं। चूँकि इस्लाम अगर मुसलमान हम हैं, अब मुसलमान पर आपका सब्जेक्ट है, तो इस्लाम ने तो इल्म को सबसे प्राथमिकता दिया है, सबसे ऊपर का दर्जा दिया है, लेकिन इल्म के मैदान में हम बहुत पीछे हो गए हैं। क्यों? हमें तो पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी से मनव्वर करना था, हम खुद इल्म में पीछे हो गए। ये बात सच है कि जमहूरियत और सेकुलर निज़ाम में यकीन रखने वाले किसी भी आज़ाद देश की कामयाबी की तमाम कसौटियों में से एक कसौटी ये भी है कि उस देश में अक़लियती आबादी के हालात कैसे हैं और वो किस हाल में जी रहे हैं। शासन व्यवस्था और सरकारी सेवाओं में उसकी भागीदारी कितनी है, वो दस्तूर में मिले हकों का किस हद तक इस्तेमाल कर पाते हैं, और बहुसंख्यक समुदाय उनके साथ आमतौर पर कैसा सलूक करता है। इन तमाम कसौटियों पर खरा उतरकर ही देश की कामयाबी को समझा जा सकता है। इसके साथ साथ मुसलमानों को यह समझना होगा कि तालीम ही तरक्की का एकमात्र जरिया है, और आज़ादी के 70 बरस बाद भी अगर मुसलमान अपने लोगों को तालीम की रोशनी के करीब नहीं ला पाए तो ये कमी खुद इसी समाज की है।
कहा यही जा सकता है कि सियासी, तालीमी या फिर समाजी और माशी तौर पर अगर मुसलमान खुद को आज़ादी के बाद से अब तक ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो उसके लिए हालात और हुकूमतें तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ वो खुद भी कम जिम्मेदार नहीं। ऐसे में अगर बदलाव लाना है तो कोशिश खुद ही करनी होगी, क्योंकि शायर ने कहा है कि प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट यू। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार स्पेशल और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे वीकर सेक्शन को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुसलमानों को, और भी जो भी लोग हैं उनमें। लेकिन अब आप देखें कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी, समाजी और तालीमी जो आप देखेंगे उनकी हालत बहुत ही नीचे है। आज तालीम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जबकि इस्लाम के अंदर सबसे पहले तालीम की बात कही गई, लेकिन आज मुसलमान पिछड़ गया। 10वीं पास हो या 12वीं पास हो के छोड़ देते हैं, बच्चियां हों या बच्चे हों, तो क्या सरकार जिम्मेदार है? सरकार से उम्मीद रखना गलत नहीं, वो हमेशा रखनी चाहिए, लेकिन पसमानदगी से बाहर निकलने के रास्ते मुसलमानों को खुद निकालने होंगे, जैसे दूसरे अक़लियती तबकों ने निकाले हैं। इस सब में तालीम सबसे अहम और सबसे पहला काम होना चाहिए। अगर ये मुकम्मल हुआ तो यकीनन दूसरे मामले खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। जाहिर तौर पर दस्तूर सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार जमीन पर दस्तूर के मुताबिक अमल होता नहीं दिखता, जिसके नतीजे में कई तबके आज भी ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, और इसके लिए अगर हुकूमतें जिम्मेदार हैं तो खुद वो लोग भी जो सियासी तौर पर इस्तेमाल तो खूब हुए लेकिन अपनी मौजूदगी सही से दर्ज नहीं करा पाए। ऐसे में मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने के बजाय अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने पर ज्यादा जोर देना होगा, तभी जाकर उनके समाजी, सियासी और माली हालात बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी आवाज़ को ये ख़त्म करते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।